एवरीवन, वेलकम बैक डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉस्टिंग के रिगार्डिंग। एक हम पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसके अंदर हम ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट जो एक्टिविटी के बेस पर डिपेंड करती हैं उसको हम निकालेंगे। ठीक है, यानी कि एक प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है और ये जो बेसिस लिया जाएगा कॉस्ट लेने का, ये एक्टिविटी होगा। दूसरा कंसेप्ट हम जो पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग टेक्निक। डिसीजन मेकिंग में कौन कौन सी टेक्निक को इन्वॉल्व कहते हैं, इसमें हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, जिसको होल लाइफ कॉस्टिंग भी बोलते हैं, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम फॉर स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ये हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जस्ट इन टाइम किसका पार्ट है, तो आप बोलोगे सर कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जब आप करते हो डिसीजन से रिलेटेड, मतलब डिसीजन लेते हो, तो उस टाइम कॉस्टिंग के रिगार्डिंग तो क्या कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या आता है। ABC टेक्निक आपकी अलग से है। तो पहले पढ़ते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज ए मेथड दैट आइडेंटिफाई एंड असाइन कॉस्ट टू स्पेसिफिक एक्टिविटी। क्या आप क्या करते हो, स्पेसिफिक एक्टिविटी के रिगार्डिंग कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हो और फिर उसको असाइन करते हो। ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है जब कोई आप प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाते हो उसकी कॉस्ट के रिगार्डिंग, और ये साथ में इन्हांस करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग या डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग। ठीक है ना, कॉस्ट कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कौन, ABC कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ABC is a costing method that focus on activity as the primary cost driver. cost driver मतलब cost factor, जिसके कारण cost बढ़ती है, आप ऐसे बोल सकते हो, या जो cost को इंक्लूड करते हैं। ABC is a costing method that focus on activity as the primary cost driver rather than the traditional volume based allocation नहीं होता है इसके अंदर। यानी कि एक्टिविटी बेस्ड होता है ABC में, ना कि उसके वॉल्यूम बेस। ABC कॉस्टिंग मेथड दैट असाइन ओवरहेड कॉस्ट टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड ऑन द एक्टिविटी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो इसमें एक्टिविटी बेस पर आप कॉस्ट को असाइन करते हैं, एलोकेट करते हैं, ना कि अदर मेथड लाइक जैसे कि बेस्ड ऑन मशीन आवर्स के बेस पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं होती। तो इसलिए इसका नाम जैसे है एक्टिविटी बेस्ड, कि आप कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हो किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटी के बेस पर। एक वर्ड बहुत बार पूछा जाता है कि सर कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं। कॉस्ट ड्राइवर वे फैक्टर होते हैं डेट कॉज द कॉस्ट टू वेरी। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे हम, एग्जाम्पल इंक्लूड मशीन आवर्स, लेबर्स आवर्स, नंबर ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस या डिजाइन चैलेंजिंग। ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो वेरी करते हैं कॉस्ट को, इनको हम कॉस्ट ड्राइवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्या क्या बेनिफिट है, इस टेक्निक का यूज क्यों करना चाहिए कॉस्टिंग के टाइम। मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है सर, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब बात आता है स्टेप इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। स्टेप इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अंदर पहला आएगा आपका आइडेंटिफाइंग एक्टिविटी, असाइन कॉस्ट टू एक्टिविटी, आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर, कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर, एलोकेट कॉस्ट टू द प्रोडक्ट सर्विस। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग एक्टिविटी। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी दैट कंज्यूम रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, यानी कि ये क्या करता है, वो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करता है जिसको हम, जिस रिसोर्स या इनपुट का हम यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। पहले एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, दूसरा उस एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट इंक्लूड है वो असाइन करना, तीसरा उसको कॉस्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो आइडेंटिफाई करना, और चौथा फिर कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करना, और लास्ट में एलोकेट करना उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर। ये स्टेप हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना है। स्टेप इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पहला आइडेंटिफाई एक्टिविटी, दूसरा उस एक्टिविटी के ऊपर असाइन करना कॉस्ट को, फिर कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना,
फिर कैलकुलेट करना कॉस्ट पर यूनिट, और फिर एलोकेट करना कॉस्ट को प्रोडक्ट एंड सर्विस पे। तो ये छोटा सा टॉपिक था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब बात करते हैं कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर बहुत सारे टेक्निक का हम यूज करते हैं। पहला आता है जिसके अंदर कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग एक टूल है जो मैनेजर को अलाउ करता है टू कंसीडर मनी एस्पेक्ट, ठीक है, यानी कि वैल्यू बेस्ड आप ऐसे बोल सकते हो। हर एस्पेक्ट यानी कि हर स्टेप पर आप कौन सी कॉस्ट कितनी है उसकी वैल्यूएशन कर सकते हो। जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, मैनेजमेंट के लिए ये मस्ट हो गया है कि वो करेक्ट डिसीजन ले ताकि कंपनी की ग्रोथ कर सकें। करेक्ट डिसीजन कॉस्टिंग के रिगार्डिंग भी लेने पड़ते हैं, तो इसलिए मैनेजर को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना पड़ता है एक्सपेंसेस को, ताकि वो अपने डिसीजन को, खासकर फाइनेंशियल डिसीजन को बेटर बना सके। दिस इन्वॉल्व यूजिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड अबाउट, ये इन्फॉर्मेशन कॉस्टिंग के रिगार्डिंग किसके लिए यूज़ की जाती है, किसी प्रोडक्ट के प्राइसिंग के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एलोकेशन के लिए। इसमें जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसमें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम कॉस्टिंग, ये हम कुछ टेक्निक हैं जब हम जिसका हम यूज़ करते हैं कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अगर बात करूँ इसकी इम्पोर्टेंस की, क्या क्या बेनिफिट होता है जी कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग, या डिसीजन लेने के लिए कॉस्टिंग को ध्यान में रखने के लिए। पहला, प्राइसिंग डिसीजन हम आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 100 रुपये का सामान बना है तो 10 रुपये प्रॉफिट, तो 110 में बेच सकते हैं। अब आप 10 रुपये तो प्रॉफिट चाहते हो लेकिन कॉस्ट का ना पता हो तो दिक्कत आती है। फिर मेजरिंग, कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि पहले कॉस्ट कितनी आती थी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अब कितनी आती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम साथ में इसके रूल यूज़ कर सकते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रूल, उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सेलिंग या प्रोसेसिंग में भी हम कॉस्टिंग टेक्निक का यूज करते हैं। बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, ये तो इसका था महत्व क्यों किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है करने का। पहला था कॉस्ट को असरटेन करना, यानी कितनी कॉस्ट उसका पता लगाना, पता लगाने के बाद जो अननेसेसरी कॉस्ट है, वेस्टिंग है, उसको कंट्रोल करना। और ये कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब इफेक्टिव मैनेजमेंट हो। और इसके रिगार्डिंग फिर सेलिंग प्राइस डिसाइड करना, पॉलिसीज बनाना और आपका बजट एलोकेशन। ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग के टाइम में कंसिडर करने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं स्कोप की, तो स्कोप में आता है फर्स्ट वन आपका एग्जामिन करना इंडिविजुअल कॉस्ट एलिमेंट्स, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड पर आप कॉस्ट को इवेलुएट करते हो। फिर उस कॉस्ट की असरटेनमेंट करना, फिर कॉस्ट को मैच करना उसके रिवेन्यू के साथ कि सर किसी प्रोडक्ट को बनाकर बेचने में कितना आपको रिवेन्यू मिलेगा और कितनी कॉस्ट आएगी। अगर कॉस्ट ज़्यादा तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है उस प्रोडक्ट को बनाने का, तो कोशिश यही रहती है कि कॉस्ट को कम किया जाए। कंट्रोलिंग कॉस्ट, कि कॉस्ट को कंट्रोल करने पर फोकस करना, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिव्यू में हेल्प करता है। तो आपने देखा ये, चाहे इसकी इम्पोर्टेंस हो, चाहे इसके ऑब्जेक्टिव हो, चाहे इसका स्कोप हो, इंटर रिलेटेड सा है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मे भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये बातें पॉइंट लिखे गए हैं ऊपर लिख देगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से पॉइंट आप कंसीडर करोगे, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस बेस पे भी आप इसको कर सकते हो। अब इसके अंदर जो टेक्निक यूज होती है, फर्स्ट वन आती है जी अपने पास लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, जिसको होल लाइफ कॉस्टिंग भी बोलते हैं। होल लाइफ हो गया, इसका मतलब ये किसी प्रोडक्ट या एसेट्स या प्रोजेक्ट सर्विस की टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है सर, वो प्रोजेक्ट के इनिशियल स्टेज से लेकर उसके डिस्पोजल या रिप्लेसमेंट तक के सारे खर्चों को हम टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। ये हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, कि भाई किसी एसेट की आपकी ओनरशिप में कितने रुपए में आपके पास आई है, ठीक है। वो एरिया आइडेंटिफाई करना जिससे कॉस्ट को कम किया जा सकता है पूरे लाइफ साइकिल के दौरान। या फिर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हेल्प करता है डिसीजन लेने में, खासकर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इक्विपमेंट में, प्रोडक्ट बनाने में आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं। की एलिमेंट्स, जैसा कि आपको पता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में इनिशियल स्टेज से लेकर और उसके डिस्पोजल या रिप्लेसमेंट तक की सभी एक्टिविटी या सभी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। तो इनिशियल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, परचेज प्राइस, डिजाइन, डेवलपमेंट कॉस्ट आ जाएगी आपकी।
ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर फ्यूल, यूटिलिटी या फिर लेबर के रिगार्डिंग, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, पूरी एसेट की लाइफ के दौरान जो टूट फूट होती है या उसकी अपने की या रिपेयर के रिगार्डिंग जो खर्चे आते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग कि एग्जिस्टिंग एसेट को आप रिप्लेस करना चाहते हो, और डिस्पोजल के रिगार्डिंग उसको डिस्पोज करना है, रिसाइकल करने के खर्चे इसमें आते हैं। अब आता है बेनिफिट। जस्ट आप बोल सकते हो कि आपका जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है उसका बेनिफिट क्या है। तो फर्स्ट वन आता है जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जितनी भी टेक्निक है नो डाउट डिसीजन मेकिंग में सभी हेल्प करेगी। कॉस्ट को रिडक्शन करता है और बेटर रिसोर्स एलोकेशन, कि रिसोर्स का अच्छे तरीके से एलोकेशन करना, बंटवारा करना आपका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर आता है। फिर आता है दूसरा पॉइंट अपना जो कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग में आता है टेक्निक, टारगेट कॉस्टिंग। जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग थी आपकी पूरी लाइफ प्रोडक्ट की या एसेट की, प्रोजेक्ट की, सर्विस के रिगार्डिंग थी, ये मार्केट ड्राइवन अप्रोच है। मतलब इसके अंदर ये देखा जाता है कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन को जोड़कर इनके पहले डिसाइड कर रखा है कि हम मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए, उसको ध्यान में रखकर आप प्रोडक्ट बनाते हो। इसको बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग। भैया इतनी कॉस्ट होनी चाहिए कि मैं मार्केट, आप क्या करोगे, मार्केट के अंदर घूमोगे, वहाँ लोगों से ओपिनियन लोगे कि पर्टिकुलर, जैसे सैंपल वगैरह नहीं होता, प्रमोशन के लिए आते हैं, उनसे पूछते हैं भाई इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। कोई बोलेगा 120, कोई बोलेगा 110, कोई बोलेगा 130। तो आपने क्या किया, मार्केट से आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑन एन एवरेज 120 रुपये इसकी कॉस्ट रखनी चाहिए। ठीक है, 120 रुपये में आपको प्रोडक्ट चल जाएगा। फिर आपने टारगेट कॉस्टिंग, आपने कॉस्ट तो टारगेट रख दिया 120 रुपये। अब उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी आपको 120 में रखना है और साथ के साथ कॉस्ट को भी निकालना है। ये सारी प्रोसेस कहलाती है टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है, इसके अंदर फोकस किया जाता है डिजाइनिंग, यानी कि प्रोडक्ट के डिजाइनिंग फेज से लेकर, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, फोकसिंग ऑन द डिजाइनिंग या प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट टू मीट कस्टमर नीड्स या मार्केट कंडीशन एट द कम्पिटिटिव प्राइस के रिगार्डिंग, कि सर कंपटीशन का दौर है तो उस कंडीशन में आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो ये कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट है एक तरीके का। ठीक है, लेकिन साथ के साथ कॉस्ट डिसाइड करने में प्रॉफिट मार्जिन भी लेना होता है। कॉस्ट टारगेट कॉस्टिंग फोकस ऑन सेटिंग ए टारगेट कॉस्ट फॉर द न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सा, न्यू प्रोडक्ट, ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस या डिजाइन फेज से ही आप कॉस्ट को इंक्लूड करने लग जाते हो। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ पाओगे टारगेट कॉस्टिंग को। मान लिया किसी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस 100 रुपये है और आप उसमें 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हो, यानी कि आम लोगों ने बोला कि 100 रुपये में आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा और आपको लगता है कि सर 20% मेरे को प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको जो आपकी कॉस्ट है ना वो 80 रुपये लेके आनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है, कुछ की कंसेप्ट हैं जो हमें यूज पता होना चाहिए इसके बारे में। सबसे पहले टारगेट कॉस्टिंग मार्केट ड्राइव, क्योंकि सर लोगों से हम पूछते हैं कि क्या प्रोडक्ट, क्या प्राइस होना चाहिए इस चीज़ का। दूसरा प्राइस बेस्ड कॉस्टिंग, यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम अलाउेबल कॉस्ट 80 रुपये सर मैक्सिमम आ सकती है, क्योंकि 20 रुपये हमें प्रॉफिट चाहिए और मार्केट में 100 रुपये का बिकता है जी। तो ये जो 80 रुपये हैं तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम अलाउेबल कॉस्ट। टारगेट प्राइस कि कस्टमर कितना पे करना चाहते हैं। टारगेट कॉस्ट, आप कितनी कॉस्ट आपको मैक्सिमम की अनुमति। जैसे टारगेट प्राइस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूँ कि 100 रुपये देने के लिए एलिजिबल हैं, टारगेट कॉस्ट 80 रुपये हैं। ठीक है, तो टारगेट कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर पर, सेलिंग प्राइस कितना 100 रुपये, प्रॉफिट चाहिए आपको 20 रुपये, तो टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई 80 रुपये। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ टारगेट कॉस्ट को अब कैसे निकालोगे, हाउ इट टू वर्क, इसके स्टेप हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले सर मार्केट में जाओ, रिसर्च करो, अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर से पूछो कि क्या उसकी डिमांड क्या कुछ है। फिर उसका प्राइस आइडेंटिफाई करो कि सर मैक्सिमम प्राइस कितना होना चाहिए, मान लिया कि 100 रुपये। फिर अपना मार्जिन सेट करो, मान लिया कि 20 रुपये। कॉस्ट कैलकुलेट करो तो 100 में से 20 गया सर 80 आएगी। अब इसके ऊपर 80 रुपये के ऊपर आपको काम करना है, कोशिश करना है कि मैक्सिमम 80 है, इसको जितना कम करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो डिजाइन एंड इंजीनियरिंग टू प्रोडक्ट टू अचीव द टारगेट कॉस्ट को अचीव करने के लिए आप जो भी डिजाइन है या कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए जो भी आप मेथडोलॉजी यूज करते हो कीजिएगा। वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग होता है अननेसेसरी कॉस्ट को एलिमिनेट करना, अननेसेसरी कॉस्ट को एलिमिनेट करना।
एक वर्ड आता है जी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट मतलब सेल हो रहा है और आपने 20 रुपये कमा लिया, 80 रुपये कॉस्ट आ रही, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कोशिश करना है कि 80 रुपये को 70 पे लाएं, 60 पे लाएं, 50 पे लाएं, जितना हो सके उतना काम आपको करना, ये कंपल्सन होता है। इसलिए इसके अंदर टारगेट कॉस्टिंग के अंदर आपका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कंसेप्ट भी आता ही है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रिफाइनिंग द टारगेट, यानी आपको मॉनिटर करना है, रिफाइन करना है जो टारगेट कॉस्ट है उसको पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के दौरान में, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके और कंपटीशन को बीट किया जा सके। फिर अगर मैं बात करता हूँ इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, एक तो इन्हांस कॉस्ट मैनेजमेंट, कि आप कॉस्ट पर अच्छे से मैनेज कर पाओगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, मार्केट कंपटीशन में आप का शेयर बढ़ता है, क्रॉस फंक्शनल या डिपार्टमेंटल कोलोब्रेशन, कि अब कॉस्ट है, जैसे माने टोटल कॉस्ट आपकी 80 रुपये, टारगेट कॉस्ट आपकी 80 आई, अब 80 रुपये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जिम्मा है, मार्केटिंग का भी है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी है, तो सभी डिपार्टमेंट का कोलोब्रेशन इसमें ज़रूरी है और कस्टमर की नीड को फोकस किया जाता है, तभी तो ये मार्केट ड्राइव अप्रोच है। थर्ड टेक्निक जो आपकी कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग में आती है वो होता है काइजन कोस्टिंग। काइजन कोस्टिंग, ये जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, देखिएगा आपने टारगेट कोस्टिंग में भी जरूर पढ़ा होगा ये वर्ड, ये रहा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वर्ड अकेला दे दिया जाए तो ये काइजन कोस्टिंग को ज़्यादा सूट करता है, ये इसका बेस आप ऐसे मान सकते हो। काइजन मीन्स ही होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये जापानीज वर्ड है काइजन। इट इज द कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दैट एम टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जाता है। ये ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग ये टेक्निक का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, ये फोकस करती है काइजन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर, कॉस्ट रिडक्शन पर, ठीक है। अब आता है सर क्या एकदम सारी कॉस्ट इंप्रूव आप रिडक्शन कर दो, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर इसके अंदर स्मॉल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, सर छोटे छोटे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में आप कॉस्ट को कम करोगे और कंटिन्यू कम करोगे, ठीक है, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ा के कम करोगे। बिग नहीं होता, लार्ज लेवल पर एकदम कॉस्ट कटिंग नहीं होती इसमें। एग्जाम्पल की बात करते हैं, स्ट्रीमलाइन द प्रोडक्शन प्रोसेस, रिड्यूसिंग मटेरियल वेस्ट को कम करो, या इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज एफिशिएंसी को बढ़ा दो, इनके अननेसेसरी वेस्टेज को तो कम करना ही करना है, एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को बढ़ाकर आप भी कॉस्ट को कम कर सकते हो। इसका मेनली फोकस क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस में आप कॉस्ट को कम करते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। आप यहाँ पर प्रोडक्ट को रीडिजाइन नहीं करते, इट नॉट अबाउट द रीडिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट बट रादर अबाउट द फाइंडिंग द वे, वो तरीके ढूंढेंगे टू मेक द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोसेस, जिससे मोर एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक बन सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है जी की एक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहला आता है जी वेस्ट रिडक्शन, वेस्टेज को कम करना, चाहे वो अननेसेसरी ट्रांसफर हो, चाहे वेटिंग टाइम हो। वेटिंग टाइम मतलब एक प्रोडक्ट का दूसरी, मतलब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जाने वाला जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग स्टेप होता है, आप ऐसे बोल सकते हो, प्रोसेस होती है उसकी। इन्वेंट्री के रिगार्डिंग या फिर कोई मोशन के रिगार्डिंग, इनके वेस्टेज रिडक्शन को कम करना, सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेट करके रखना कि उससे पे आप मैनिपुलेट करना, आप उसको बोल सकते हो कि उसकी कॉस्ट कम करें, और लगातार इंप्रूवमेंट तो होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आप काइजन थ्योरी का यूज करते हैं। अगर बात करेंगे बेनिफिट की, सर कॉस्ट को तो ये रिड्यूस करता ही करता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी को बढ़ाता है, और कंपिटिटिवनेस होती है आपकी क्षमता जो आपके कंपटीटर से आपको अलग करती है। इसके अलावा काइजन थ्योरी का रिलेशन टारगेट कॉस्टिंग या लीन अकाउंटिंग से भी है। टारगेट कॉस्टिंग में हम ड्यूरिंग द डिजाइन फेज से हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि काइजन में ड्यूरिंग द प्रोडक्शन फेज से। काइजन कॉस्टिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन फेज से ही हम काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काइजन में देखिएगा, मैंने पहले भी कराया था आपको कि काइजन में ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, और टारगेट में आप बोलते हैं डिजाइनिंग फेज से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लीन अकाउंटिंग का वाइडर वर्ड है, काइजन उसके अंदर आता है, आप ऐसे बोल सकते हो। और लीन अकाउंटिंग का मेन मोटिव होता है एलिमिनेट करना वेस्टेज जो है, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना। और लास्ट टेक्निक जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें,
वो आता है जस्ट इन टाइम। क्या क्या पढ़ा हमने इसके अंदर? सर हमने पढ़ा था इसके अंदर आपका ABC तो अलग ही था, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग में हमने पढ़ा टारगेट कॉस्टिंग हमने पढ़ा इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमने टारगेट काइजन थ्योरी पढ़ा, ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन थ्योरी, और अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग थ्योरी। तो 3-4 टेक्निक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइएगा लास्ट वन हम रीड आउट करते हैं, जस्ट इन टाइम कॉस्टिंग। जैसा कि नाम है जस्ट इन टाइम, कि जैसे ही कस्टमर ऑर्डर देगा तभी एक मैन्युफैक्चरर सप्लायर को बोलेगा कि रॉ मटेरियल दे दो, कच्चा माल दे दो। तो जस्ट इन टाइम स्टैंड फॉर JIT स्टैंड फॉर द जस्ट इन टाइम। इसका ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक मेथड है, आप ऐसे बोल सकते हो। गुड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से आप इनपुट या गुड्स तभी लेते हो जब कस्टमर उसको डिमांड करता है प्रोडक्ट की। जैसे मान लें एक कस्टमर ने कार का ऑर्डर दे दिया, कार मैन्युफैक्चरर पहले से बना के रेडी नहीं रखता सपोज करो, तो जैसे ही कस्टमर कार का ऑर्डर देगा, कार मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर होते हैं, जो इसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनको ऑर्डर देगा, उनको जाके असेंबल करेगा। जैसे ही कार का ऑर्डर मिला, असेंबल किया। और ये आपने देखा हो ना, कार की वेटिंग होती है 3 महीने 6 महीने, तो वो इसीलिए टाइम लेते हैं। तो जस्ट इन टाइम ऑफन एम्फेसाइज राइट टाइम, राइट फर्स्ट टाइम। इसको बेटर क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, इनके बेटर क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कंसिडर किया जाता है। रिड्यूसिंग रिवर्क, या फिर आप बोल सकते हो कि इंस्पेक्शन कॉस्ट को कम करना। क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सप्लायर के साथ। ये सारा का सारा जो सिस्टम है जस्ट इन टाइम का, सप्लायर के ऊपर डिपेंड होता है मोस्टली। पर्पज़ की अगर मैं बात करता हूँ, एफिशिएंसी को बढ़ाना, वेस्टेज को कम करना, इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करना, यानी कि जो होल्डिंग कॉस्ट, जो आपको माल गोदाम में रखना पड़ता था, उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। फीचर मिनिमाइज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कम रखो सर, सप्लायर के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखो और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहो। कोर प्रिंसिपल की बात करता हूँ तो मैं, डिमांड ड्राइव अप्रोच है, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर देगा तभी काम करेगा। दूसरा, इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, कैश फ्लो को इम्प्रूव करता है और क्वालिटी को बढ़ाता है। अब बात करते हैं सर जस्ट इन टाइम टेक्निक के स्टेप कौन कौन से हैं, देखिएगा। और इसी के साथ अपना टॉपिक भी थोड़ा सा यहीं पर ही हमें एंड करना पड़ेगा। स्टेप की बात करता हूँ जस्ट इन टाइम, स्टेप इन जस्ट इन टाइम टेक्निक के अंदर एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग होती है, क्योंकि सर राइट टाइम पे ही राइट मटेरियल की आप डिमांड करते हो। जैसे ही कस्टमर ऑर्डर देगा तभी आप सप्लायर के पास कॉन्टैक्ट करोगे, वरना नहीं। क्लोज सप्लायर रिलेशनशिप होना जरूरी है। लीन प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, अभी लीन के बारे में पढ़ के आए थे कि स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन फंक्शन है, एलिमिनेट वेस्ट को एलिमिनेट करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। अगर मैं बात करूं इसके डिसएडवांटेज के रिगार्डिंग, पहला सर रिस्क रहता है कि कहीं स्टॉक आउट ना हो जाए। कस्टमर ने डिमांड की लेकिन सप्लायर के पास, सप्लायर ने बोल दिया नहीं सर हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। सप्लायर पे प्योरली डिपेंडेंट सप्लायर पे होता है। पोटेंशियल फॉर प्रोडक्शन डिसरप्शन, कि सर अगर सप्लायर ने घटिया क्वालिटी का माल दे दिया जल्दी में तो आपका घटिया प्रोडक्ट बनेगा। एक कमिटमेंट टू कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि सर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लगातार करना पड़ेगा, ये आपकी कमिटमेंट होगी, मतलब आप इससे पीछे नहीं हट सकते। रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप सप्लायर से शॉर्ट टर्म में और थोड़ा माल खरीदोगे तो हाई कॉस्ट पे खरीदना पड़ेगा। रिक्वायर केयरफुली प्लानिंग की ज़रूरत होती है इसके रिगार्डिंग। तो ये था जी अपना टॉपिक, होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।